प्रिय बच्चों, आज कल आप लोग यूपी पीसीएस की स्पेशली जो 22 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही अनुशासित तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। आपकी उस मेहनत में चार चांद लगाने के लिए मैं केडी सिंह आपके बीच में करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं और नियमित तरीके से आपके बीच में मैं करंट अफेयर्स के मैटर को देख करके आपके अध्ययन को धारदार बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच में पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हम अपने पहले क्वेश्चन को देखें तो ये स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मतलब फैक्टर विकासशील देशों को टेक्निकल अपोर्थीड का सामना करने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। टेक्निकल अपोर्थीड मतलब तकनीकी छुआछूत, अछूत। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अछूत हुआ कौन? अछूत वो हुआ जिसके पास या तो अर्थव्यवस्था नहीं है या जिसके पास तकनीकी नहीं है। आज भी अगर देखें तो हिंदू धर्म में अछूत कौन है? वही है जिसके पास आर्थिक कमजोरी है। जिसके पास आर्थिक समृद्धि है वो अछूत का है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकासशील देशों को टेक्निकल अपोर्थीड का सामना करने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। तो देखिए, मैंने कहा कि अछूत वह होता है जिसके पास निवेश करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, कौन सी जातियां अछूत है? जिसके पास गरीबी है। ठीक है, गरीबी कहीं पर भी है वो अछूत है। तो अगर जिसके पास निवेश करने की क्षमता नहीं है वही तो अछूत हुआ। तो निवेश कहां किस रूप में होता है? तो आप कहोगे कि सर एक आर्थिक निवेश होता है और दूसरा, ठीक है, मौद्रिक निवेश होता है। ठीक है, अरे सॉरी, आर्थिक निवेश होता है और दूसरा तकनीकी निवेश होता है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि जो टेक्निकल अपोर्थीड है, तकनीकी अपोर्थीड है, अगर थोड़ा सा भी आप सोचें तो इसमें इसका आंसर दिया गया है, पहला ही इसका आंसर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर विज्ञान और तकनीकी में सीमित निवेश। ठीक है, तो ये विज्ञान और तकनीकी में सीमित निवेश कौन कर रहा है? तो आप कहोगे सर विकासशील देश, क्योंकि उनके पास न तो तकनीकी है और न ही फाइनेंस है। तो ऐसी स्थिति में वह आज, ठीक है, विकासशील देशों की तुलना, विकसित देशों की तुलना में जितने भी विकासशील देश हैं वो टेक्निकल अपोर्थीड का सामना करने के लिए विवश है। क्लियर? अब हम दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, इसी से जुड़ा हुआ है कि टेक्निकल अपोर्थीड को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी हो सकती है? टेक्निकल अपोर्थीड, ठीक है, तकनीकी अछूत को कम करने के लिए, मतलब विकासशील और विकसित देशों में, विकसित देशों में और विकासशील देशों में जो तकनीकी अंतर आ रहा है, ठीक है, कह रहा है कि उसमें कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी हो सकती है। क्लियर? कौन सी रणनीति है जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकेगी? तो ये मैंने इसका आंसर दे दिया है। तो इसमें है विकासशील देशों में शिक्षा और कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि जो विकासशील देश हैं ये शिक्षा और कौशल के विकास के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ध्यान नहीं देते। और ध्यान न देने का कारण क्या है? उनकी आर्थिक विपन्नता। ठीक है, और आर्थिक विपन्नता का सीधा प्रभाव उनकी शैक्षिक स्तर पर आता है। और शैक्षिक स्तर पर इसलिए आता है क्योंकि लोग यहाँ शोध जैसे कार्यों को नहीं करते।
ठीक है, शोध जैसे कार्यों को क्यों नहीं करते? क्योंकि शोध एक टाइम टेकिंग मतलब प्रक्रिया है, और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई का मतलब जो है वह अर्जन से मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में विकासशील देशों में शिक्षा और कौशल के विकास पर हमारी सरकारों को या विकासशील देशों की सरकारों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से संबंधित सूचियों का मिलान करें। ठीक है, यह एक डिजीज है और कह रहा है कि इसमें सूचियां दी जा रही हैं, एक कॉलम ए के रूप में है और एक कॉलम बी के रूप में है। अब कॉलम ए में कह रहा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो कह रहा है बड़ी आंत और मलाशय में सूजन और घाव उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा चीज पूछ रहा है क्रोहन रोग, ये किसको प्रभावित करता है? तो कह रहा है आमतौर पर ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आईबीडी का जोखिम बढ़ाने वाले कारक क्या हैं? ठीक है, तो देखिए, एक तो ये है हमारा जो आहार है, फास्ट फूड पर हम आधारित हैं, हमारे जो पारिवारिक इतिहास है, ठीक है, और सिगरेट पीना या इस प्रकार के नारकोटिक्स का जो हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, उसी का परिणाम है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस। ठीक है, अब कह रहा है कि आईबीडी का परिणाम क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का परिणाम क्या होगा? पाचन तंत्र की परत में सूजन। ठीक है, पाचन तंत्र की जो परत है इसमें सूजन का आ जाना, मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो आप कहोगे कि सर इसकी जो परत है ना ये, ठीक है, इन परत में जो है सूजन आ जाना। अब कह रहा है कि इसको आप मिलान करो। ठीक है, तो इसका अगर हम मिलान करें तो ये सही दिया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत और मलाशय में सूजन और घाव उत्पन्न करता है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये क्या कर देता है, घाव उत्पन्न करता है, सूजन उत्पन्न करता है। और क्रोहन जो रोग होता है ये आमतौर पर छोटी आंत में घाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आईबीडी का जोखिम बढ़ाने वाले कारक क्या है? ये सही दिया है कि ये चीजें हमारे जो फूड सप्लाई है, जो हम फूड सप्लाई लेते हैं, खाते पीते हैं, उसका इस पर सीधा असर पड़ता है। और फिर आईबीडी का परिणाम क्या होगा? आप कहेंगे कि सर पाचन तंत्र एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि इसमें जो लेयर हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके हर लेयर में एक सूजन आ जाती है, फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हुआ फर्स्ट, मतलब पहला, बी, सी और डी। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए हुआ। क्लियर। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये माइक्रोबायोम से पूछ रहा है कि माइक्रोबायोम से संबंधित सूचियों को मिलान करिए। ठीक है, क्लियर। तो कॉलम ए में है माइक्रोबायोम की विशेषताएं दी गई हैं, और दूसरा है कॉलम बी, संबंधित उससे विवरण दिया गया है। तो क्या है, कह रहा है कि माइक्रोबायोम होता क्या है, क्या है माइक्रोबायोम? तो इसके सामने कॉलम बी में दिया है सूक्ष्म जीवों का सामुदायिक समूह है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका यह सामुदायिक रूप है। और माइक्रोबायोटा क्या है? तो कह रहा है कि माइक्रोबायोम में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, ये जो समुदाय है, इस समुदाय में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनका है। तो कह रहा है कि इसके फायदे क्या है, माइक्रोबायोम का कोई फायदा भी है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इससे मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, मतलब आप याद रखना, इस तरह से बात समझो कि हमारे जो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है,
और या अन्य अंग होते हैं, उसमें छोटे छोटे जो जीव पाए जाते हैं वो जीव, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं। ठीक है, तमाम ऐसी मेडिसिन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं, और जब वो मार देती हैं तो इसका हमें सफर करना पड़ता है अपने लाइफ में। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए कहाँ जाते हैं हमारे शरीर में? ये माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये माइक्रोबायोम कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहोगे कि सर आंत में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है, और ठीक है, जो यूरिनरी, ठीक है, डक्ट है, मूत्राशय का पथ है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि ये सभी मिला करके ही दिए गए हैं ताकि आपको, ठीक है, परेशानी ना हो, किसी प्रकार के कंफ्यूजन ABCD करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको को तैयार करना है, न कि आपको नंबर देना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो ये है, माइक्रोबायोम किसे कहते हैं? माइक्रोबायोम किसे कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया किसी खास स्थान पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का समुदाय माइक्रोबायोम है। ठीक है, कह रहा है कि माइक्रोबायोम किसे कहते हैं, तो इसमें विकल्प दिया केवल बैक्टीरिया का समूह है। बी कह रहा है किसी खास स्थान पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का समुदाय है। केवल वायरस और कवक का समूह है। नहीं, शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं। नहीं, हानिकारक ही नहीं होता, लाभदायक भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? किसी खास स्थान पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का समुदाय है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखें। ठीक है, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक दिए जा रहे हैं ये रेयर एंड रेयर होंगे। ठीक है, क्लियर? ये किसी की कॉपी नहीं, खुद, ठीक है, अखबारों को पढ़ा गया है, स्पेशली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों को पढ़ करके ही ये मैटर आपकी बेहतरी के लिए निकाले गए हैं। अब पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहली बात आप याद रखना कि पेरिस समझौता होता कब है, तो आप कहोगे सर 2015 में होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो वैश्विक तापमान है, ठीक है, ग्लोबल जो वार्मिंग है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना और इसे 1 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये विकल्प नहीं दिया है, इसका विकल्प तो ये हो गया, सही हो गया ये। मान लो यह विकल्प न दिया हो तो आप क्या कहोगे? तो आप कह दोगे कि सर प्री इंडस्ट्रियलाइज युग में आ जाना, जब प्राग औद्योगिकरण है, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय जो ग्लोबल वार्मिंग थी, उस दौर को पाने का प्रयत्न करना ही पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, छूट गया है। ग्लोबल वार्मिंग की प्रत्येक अतिरिक्त डिग्री के कारण निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव देखा जाता है? मतलब अगर जो हमारा ग्लोब है, अगर यह वार्म अप होता है, और कह रहा है कि यह वार्म अप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब प्रति डिग्री अगर बढ़ता है तो इसका क्या प्रभाव आएगा? तो कह रहा है कि सूखा और बाढ़ में कमी आएगी। नहीं सर, कमी नहीं आएगी, ये तो बढ़ेगा। फिर कह रहा है कि फसल की पैदावार में वृद्धि होगी। नहीं सर, ये कैसे संभव है? ठीक है, फिर सूखा पड़ने पर कहाँ होगा? ठीक है, फिर कह रहा है कि जैव विविधता और प्राकृतिक पूंजी का नुकसान होगा। यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट हियर, यही चीज है बायोडाइवर्सिटी, और जो हमारी नेचुरल एसेट्स है ये बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? और ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी नहीं होगी बच्चों, ग्रीन गैस उत्सर्जन में तो लगातार ये वृद्धि होगी, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं।
अब अगर हम आगे देखें तो यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा है, ठीक है, ये थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपको तैयार कराने के लिए देरी हो रही थी, ठीक है, और आपका इम्तहान करीब था, इसलिए हमने कुछ जल्दीबाजी में बनाया हुआ था, तो ये नंबरिंग छूट गई है और इसके लिए हमें खेद है। अगली बार ऐसी कमियां कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है। माइक्रोबायोटा और माइक्रोबायोम में क्या अंतर है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा, पहला विकल्प दे रहा है माइक्रोबायोटा और माइक्रोबायोम, दोनों का अर्थ समान है, ठीक है, गलत। जब दोनों समान होगा तो अंतर क्यों पूछेगा। फिर कह रहा है माइक्रोबायोम में सूक्ष्म जीव रहते हैं और माइक्रोबायोटा उनका सामुदायिक नाम है। नहीं, ठीक है, माइक्रोबायोटा सूक्ष्म जीवों को कहते हैं और माइक्रोबायोम उनका पूरा सामुदायिक पर्यावरण है। यही आपका आंसर है, ठीक है। और फिर ये भी आपको मैं समझा दूं कि माइक्रोबायोम में केवल हानिकारक जीवों को दर्शाता है, नहीं, माइक्रोबायोम में, ठीक है, तमाम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए अत्यधिक अनिवार्य होते हैं, ठीक है। और अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, ये कथन और कारण का एक प्रश्न है, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, क्या कथन कह रहा है कि महिलाओं को शादी के बाद या तलाक के बाद अपने नाम या उपनाम चुनने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है कि वह अपना उपनाम अपने पति का रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती, ठीक है। फिर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। भाई सीधी सी बात है कि जो महिला है वह सिटीजन है, वह एक नागरिक है, और ठीक है, वह वस्तु नहीं व्यक्ति है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उसे, ठीक है, समता का राइट्स दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ये समता का राइट भारत का संविधान कहाँ देता है, 14 में देता है, 19 में देता है और 21 में देता है। तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों को यह राइट्स है कि वह अपने पति पक्ष या पति के, ठीक है, उपनाम को धारण करे या न धारण करे। इसका मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन के सही तरीके से व्याख्या भी करता है, ठीक है। मतलब स्त्री को यह राइट्स है कि वह पति के टाइटल को धारण करे या न करे, ठीक है। क्यों, उसके पास बल कहां से है, तो आप कहेंगे कि सर ये आर्टिकल उसके लिए, ठीक है, उसको सशक्त या एम्पावर्ड बनाते हैं, स्त्री पुरुष में समता को स्थापित करते हैं, ठीक है। और आप ये भी क्वेश्चंस आप देखिए, थोड़ा सा पूछ सकता है आपसे, तलाक के बाद, तलाक मतलब विवाह विच्छेद, तलाक के बाद महिलाओं को अपने मायके का उपनाम अपनाने के लिए तलाक की कागजात या पति से अनापत्ति, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, ठीक है, बिल्कुल होती ही होती है, ठीक है। फिर कह रहा है यह अधिसूचना महिलाओं की पसंद और संवैधानिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाती है और गहरी पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाती है। यस, ठीक है, ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्याएं हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन को सही तरीके से स्पष्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन एक घटना से है, कह रहा है कि नीचे दी गई सूची में बाईं ओर दिए गए शेख शाहजहां से संबंधित घटनाओं को दाईं ओर दिखाए गए उनके विकल्प के साथ मिलाइए, ठीक है। तो ये देखिए, एक कॉलम एक है, दूसरा कॉलम बी है, ठीक है। इसमें शेख शाहजहां की राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया है, तो कह रहा है क्या यह सही है या गलत है। तो ये भी जान लीजिए कि वह तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की पार्टी से है। अब गिरफ्तारी का कारण क्या है इनका,
प्रवर्तन निदेशालय या ईडी के अधिकारियों पर कथित हमला करना, ठीक है। और गिरफ्तार करने वाली एजेंसी कौन है? आप कहेंगे केंद्रीय जांच ब्यूरो है, ठीक है। अब घटना का राज्य कहाँ है जहां पर यह घटना हुई है? तो वो कह रहा है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और राजनीतिक विवाद किसके किसके बीच में? इनकी गिरफ्तार करने के बाद विवाद किस में हुआ? टीएमसी और भाजपा के बीच में हुआ। एक्चुअली ये जो शेख शाहजहां है, ये पश्चिम बंगाल के एक तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं और इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने वहाँ के अपने जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में जाकर के इन्होंने जो खूबसूरत लड़कियां हैं, उन खूबसूरत लड़कियों को, ठीक है, जो गैर धर्म से जुड़ी हुई हैं, उन लड़कियों को इन्होंने उठाया है और उनके साथ रेप किया है, ठीक है। क्लियर? तो ये इनके ऊपर आरोप था, ठीक है, और इसलिए ये चर्चा में रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी मिले हुए हैं बच्चों को, इसमें कोई आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई सूची में बाईं ओर दिए गए एचपीवी टीकाकरण से संबंधित तथ्यों को दाईं ओर दिए गए उनके विवरण के साथ मिलाइए, ठीक है। ये भी कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है एचपीवी वैक्सीन से सुरक्षित कैंसर प्रकार, ठीक है। देखिए एचपीवी वैक्सीन क्या है? तो आप कहेंगे ये स्त्रियों का जो गर्भाशय है, ठीक है, उसमें ये कैंसर, देखिए स्त्रियों में जो कैंसर होता है ना, वो सबसे ज्यादा कैंसर स्त्रियों में होता कहाँ है? देखिए अमूमन स्त्रियों में जो सर्वाधिक कैंसर होता है वह उनके स्तन में होता है, ठीक है। और दूसरा स्थान जो है उनकी ग्रीवा में होता है, ठीक है। जो गर्भाशय का ग्रीवा है ना, उसमें होता है। अब ग्रीवा क्या है वो जब हम बताएंगे तो आपको नरेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि यदि हम एचपीवी वैक्सीन का यूज करें तो हमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ एचपीवी वैक्सीन से हमें और क्या मिलता है? मुंह में, गले में, सिर में और गर्दन के अंदर जो कैंसर होते हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में जननांग के मस से, ठीक है, स्त्रियों के जो योनि मार्ग होते हैं उस पर कुछ दाने आ जाते हैं, वो दाने भी नहीं होंगे, ठीक है। और टीकाकरण की परिभाषा क्या है? तो आप कहेंगे संक्रमण से बचने का सुरक्षित एवं प्रभावी तरीके को ही टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। करा नीचे दी गई सूची में सर्वाइवल कैंसर से संबंधित तथ्यों को उनके विवरण के साथ मिलाइए, ठीक है। तो इसका तो आंसर मैंने आपको दे दिया। भारत में सर्वाइकल कैंसर का स्थान स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे आम कैंसर है। स्त्रियों में सबसे ज्यादा कैंसर कहाँ होता है? स्तन में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? सर्वाइकल का होता है। फिर कह रहा है कि सर्वाइकल कैंसर के खतरे वाली जनसंख्या क्या है? तो आप कहेंगे 15 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग 500 मिलियन महिलाएं सर्वाइकल कैंसर के खतरे से ग्रसित होती हैं। फिर कह रहा है कि 2020 में रिपोर्ट दिए गए नए मामलों की तुलना में, ठीक है, 2040 में 54% की अनुमानित वृद्धि हुई है, ठीक है। मतलब 2020 में जो रिपोर्टिंग हुई है और आज जो रिपोर्टिंग हो रही है, ठीक है, उसमें कुल वृद्धि 2040 में जो होगा, मतलब 2020 में जो रिपोर्ट की गई है और 20 साल बाद 2040 में जो रिपोर्टिंग होगी उसमें कितने का अंतर आएगा? तो आप कहेंगे कि सर 54% महिलाएं, ठीक है, ये सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित होंगी, ठीक है। क्लियर?
और ये सब भी मिलाए गए हैं 2040 में अनुमानित नए मामले कितने आएंगे, तो ये डिजिट आपके सामने लिखी गई है 1,91,347 ये नए मामले आ जाएंगे। अब अगला है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की विशेषता क्या है। ठीक है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एफबीआर। ठीक है, क्लियर, मतलब जितना ईंधन लेगा उतना ही ईंधन उत्पन्न करेगा, इसी को कहते हैं एफबीआर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, अब कह रहा है कि यह केवल परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है, नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली इसका आंसर ये है, यह खपत से अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन करता है, जितना लेता है उससे ज्यादा, ठीक है, ये ईंधन देता है। ठीक है, क्लियर। और अब अगला क्वेश्चन हम आपके बीच में ला रहे हैं, वो देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 मार्च को किस स्थान पर स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कोर लोड करने की प्रक्रिया की शुरुआत देखी? तो आप याद रखिएगा, एफबीआर भारत में कलपक्कम तमिलनाडु में ही है। ठीक है, क्लियर। और अब अगला पोर्शन आप देखेंगे वो ये है, नीचे दी गई सूची में एचपीवी टीकाकरण से संबंधित तथ्यों को उनके विवरण के साथ मिलाइए। ठीक है, एचपीवी टीकाकरण सबसे ज्यादा असरदार है। ठीक है, तो ये सामने सही आंसर लिखा गया है। वायरस के संपर्क में आने से पहले अगर इसका प्रयोग किया गया है तभी यह असरदार होगा। अगर वायरस ने अटैक कर दिया है तब एचपीवी टीकाकरण का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। फिर कह रहा है एचपीवी टीका किस उम्र के युवाओं के लिए अनुशंसित है, मतलब रिकमेंडेड है, किस आयु के? 9 से 12 साल की उम्र के युवाओं के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होता है। ठीक है, अगर 9 से 12 साल की उम्र में टीकाकरण नहीं लगवाया गया तो कह रहा है कि आप 26 साल तक के किशोर और युवा वयस्कों को टीका लगाने की सलाह दी जाती है। नहीं लगा है तो आप 26 साल की आयु के हैं, ठीक है, तक के हैं, तो आप लगवा सकते हैं कभी भी। एचपीवी टीका में क्या नहीं होता, तो आप कहेंगे कि सर ये अलग टीका है। ठीक है, जैसे अन्य में आप जाएंगे तो अन्य टीकों में क्या होता है, अर्थात डेड सेल्स होती हैं या अबाउट टू डाई की स्थिति में, लगभग मरणासन की स्थिति में, ठीक है, वैज्ञानिक कोशिकाएं दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन एचपीवी टीके में क्या होता है, कोई जीवित या मृत एचपीवी नहीं होता, जबकि अन्य में ऐसा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के पास विश्व के कुल यूरेनियम भंडार का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 5.6%, 2 से 3, 5 to 6%, 2 से 3%, 10 से 12%, 1 से 2%। तो आप याद रखिएगा 2 से 3% है। और भारत थोरियम के उत्पादन के दृष्टिकोण से और प्राप्ति के दृष्टिकोण से, ठीक है, यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम। देखिए ये लिखा है, भारत का वैश्विक थोरियम भंडार विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार, ठीक है, भारत में पाया जाता है। यहां तक कि कावेरी नदी का जो बालू है वह थोरियम से युक्त है। ठीक है, आप अगली बात, भारत में 2022-23 में परमाणु ऊर्जा का कुल बिजली उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान था? ठीक है, तो आप याद रखिएगा अभी बहुत कम उत्पादन हमारे यहां हो रहा है, 2.8%। और अब हम अगली बातें करेंगे आपसे। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया था। ठीक है,
पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो यह सी इसका आंसर सही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, और अब आप अगला पॉइंट देखें, ये है रेटिकुलोसाइट्स क्या है? क्लियर? रेटिकुलोसाइट्स क्या है? तो आप कहेंगे कि सर पूरी तरह से विकसित लाल रक्त कोशिकाएं नहीं, या आरबीसी नहीं है। सफेद रक्त कोशिकाएं नहीं है। ठीक है, तो हैं क्या? आप कहेंगे इमैच्योर या अपरिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं को रेटिकुलोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, अपरिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं का क्या नाम है? रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है कि रेटिकुलोसाइट काउंट क्यों किया जाता है? ठीक है, क्यों किया जाता है? तो कह रहा है यह जांचने के लिए कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, आरबीसी का काम ही है ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को बाहर करना। ठीक है, लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट इसके लिए नहीं किया जाता। ठीक है, अपितु यह जांच अपितु यह जांचने के लिए कि अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में, ठीक है, रक्त का निर्माण सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियर? ये सब गलत है। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब ये बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन की जांच के लिए किया जाता है कि बोन मैरो में रियल में ब्लड सेल्स बन रही हैं, ठीक तरीके से बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। इसी के लिए रेटिकुलेट्स काउंट किया जाता है। तो बच्चों, आज इतना ही, फिर हम आपको कल मिलेंगे। ठीक है, और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, इतिहास और पॉलिटी के भी टेस्ट पेपर्स हमारे आपके बीच में जाते ही रहेंगे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।